हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है बिहेवियर ऑफ गैसेस वो पढ़ेंगे। एक्चुअली बिहेवियर ऑफ गैसेस ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बट आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा टफ लगता है, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। देखो, बिहेवियर ऑफ गैसेस चैप्टर हमारा हम शुरू करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, बिहेवियर ऑफ गैसेस। सबसे पहले अगर हम बिहेवियर ऑफ गैसेस में बात करें तो हम गैसेस जो हैं दो तरह की पढ़ेंगे। एक गैस हम पढ़ते हैं आइडियल गैस, ठीक है, और एक पढ़ते हैं हम रियल गैस। दोनों का बिहेवियर बहुत अलग कंसीडर किया जाता है, ठीक है, इसलिए आइडियल और रियल को हम अलग अलग ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आइडियल गैस की बात करेंगे। आइडियल गैस एक ऐसी गैस है, आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जिसके अंदर हम ऐसा मानते हैं कि उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरेक्शंस हैं, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस जो हैं उनके अंदर हम उन्हें मानते हैं कि वो कितनी है, जीरो। जितनी भी इंटरेक्शंस हैं वो सब कितनी है, उनके अंदर जीरो कंसीडर करके चलते हैं। इसलिए आइडियल गैस के लिए एक जनरल इक्वेशन डिफाइन की जाती है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, जो है हम जनरल इक्वेशन ही देते हैं आइडियल गैस में। ठीक है, आइडियल गैस में जनरल इक्वेशन हमने दे दी PV इज इक्वल टू nRT। अब जो P होता है दैट इज द प्रेशर, जो हम किस में लेंगे, एटमॉस्फेयर में, इसकी यूनिट ली जाएगी। वॉल्यूम, V वॉल्यूम, दैट कम्स इन लीटर। N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। R जो होता है ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर T यानी टेम्परेचर, ये केल्विन में लिया जाएगा। ठीक है, T यानी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जाएगा, जो केल्विन में हम यूज करते हैं। ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम एक लॉ पढ़ रहे हैं, बोल्स लॉ। वैसे इसका ज्यादा काम हमारा फिजिक्स में ज्यादा रहता है, केमिस्ट्री में कम रहता है, बट हम इसमें एक चीज पढ़ लेते हैं, बोल्स लॉ। ठीक है, ताकि बोल्स लॉ जो होता है इसमें कहा जाता है कि जो टेम्परेचर है उसे क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनको भी कांस्टेंट ही रखा जाएगा। ठीक है, जब हम टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT वाली, जो हमारे पास इक्वेशन थी, इससे हमें पता चला कि मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट करने से, R तो है ही कांस्टेंट, तो इन तीनों को कांस्टेंट करने से जो PV है वो क्या हो जाएगा, P इंटू V क्या हो जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, P इंटू V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि बोल्स लॉ में PV कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट रखा जाता है जिससे हमारे पास PV कांस्टेंट आ जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट करने से हमारे पास PV कांस्टेंट आ जाता है। अगर हम देखें, ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करें, तो अगर हम इससे निकालेंगे तो P इंटू V कुछ कांस्टेंट है, यानी कि P और V आपस में क्या, इनवर्स रिलेशन में, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो यानी ग्राफ अगर हम इसका बनाएंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। कौन सा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक, जैसे कि हमारे पास ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, P इंटू V का ग्राफ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ P V का ग्राफ बनाना है वर्सेस V, ठीक है, यानी कि P इंटू V का ग्राफ बनाना है वर्सेस V, तो PV हमें पता है V के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि P इंटू V और V, तो ग्राफ इस तरह से कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ क्या आ जाएगा, इस तरह से कांस्टेंट आ जाएगा। अब इस चैप्टर में बेसिक था ये सब, तो क्या था, बेसिक ही था। अगर अब हम देखें तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर की मेन स्टार्टिंग। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले डिफ्यूजन। ठीक है, एक होता है हमारे पास प्रोसेस डिफ्यूजन, एक प्रोसेस डिफ्यूजन होता है और एक होता है इफ्यूजन। बच्चे अक्सर इन प्रोसेसेस में कंफ्यूज जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुने। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में भी क्या होता है, सब्सटेंसेस का स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। ठीक है, क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो है सब्सटेंसेस का। ठीक है, इफ्यूजन में भी क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो है, सब्सटेंसेस स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रहा है जो चीज, वो स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे हवा, गर्म हवा से ठंडी, गर्म से गर्म जगह से ठंडी जगह पे हवा चलती है, बहती है, तो यानी कि वो क्या, अपने आप हो रहा है।
जब हम किसी बर्फ के टुकड़े को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो अपने आप पिघल जाता है। वो अपने आप जो हो रही हैं प्रोसेसेस, वो सब प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है? हमारे पास स्पॉन्टेनियस फ्लो है। डिफ्यूजन में भी क्या होता है? सब्सटेंस का स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। डिफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे सब्सटेंसेस, ठीक है। और इफ्यूजन में भी सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे। बट बेसिक डिफरेंस अब आता है इनमें। डिफ्यूजन विदाउट प्रेशर, बिना किसी प्रेशर में आए, मतलब कोई प्रेशर लगाया नहीं जाता, ठीक है, अपने आप हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बट इफ्यूजन एक पिन होल के थ्रू होते हैं, थ्रू अ पिन होल, मतलब एक बहुत छोटा सा प्लेस, मतलब एक बहुत छोटी सी पिन जैसा जितना होल भी हो ना, उससे इफ्यूजन होते हैं। तो वो अंडर प्रेशर होती है। क्या होती है? अंडर प्रेशर होती है। इस वजह से उसको क्या नाम दे दिया? इफ्यूजन। विदाउट प्रेशर डिफ्यूजन। जैसे हमारे पास इस तरह से एक कंटेनर है, ठीक है, अभी ऊपर से ओपन है, तो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस होगा वो बिना किसी प्रेशर के वो आ जा सकता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस फ्लो हो सकता है उसका, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन मैंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, उसको बंद कर दिया, बट गलती से यहाँ पे एक पिन होल हो गया है, ठीक है, लेकिन गलती से यहाँ पे क्या हो गया? एक होल हो गया। तो ये सब्सटेंस यहाँ पे है, तो इस सारे पूरे सब्सटेंस को ये है कि मैं पहले निकलूं, तो ये यहाँ से क्या करेंगे? इफ्यूजन करेंगे। यहाँ इस छोटे से होल से ये सब्सटेंस बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ऐसा होगा, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? इफ्यूजन, ठीक है। जब वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रहा है, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, बट ये विदाउट प्रेशर है और ये अंडर प्रेशर है, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग है, एक डिफ्यूजन है और एक इफ्यूजन है। अगर हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन की, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब दो सब्सटेंसेस हैं, अगर वो उनका डिफ्यूजन हो रहा है तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास इक्वल होता है जो मोल या अमाउंट डिफ्यूज हुआ है सब्सटेंस का अपॉन में टाइम, हम इसे कह सकते हैं कि इससे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, या फिर जितनी लेंथ उसने डिफ्यूज की है, सब्सटेंस ने डिफ्यूज की है अपॉन में टाइम, ये भी हमारे पास क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसने जितना वॉल्यूम डिफ्यूज किया है, ठीक है, जितना वॉल्यूम उसका डिफ्यूज हुआ है अपॉन टाइम, वो भी हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हमने ये तो पढ़ लिया रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअली इन सब पे तो डिपेंड करता ही है। नंबर ऑफ मोल्स जितने उसने डिफ्यूज किए हैं, लेंथ कितनी डिफ्यूज हुई है, मतलब लेंथ कितना डिफ्यूज कर चुका है, वो कितना लेंथ ट्रैवल किया है उसने, मतलब ये होता है इसका। और वॉल्यूम डिफ्यूज उसने कितना वॉल्यूम अपना डिफ्यूज किया है, कितना वॉल्यूम वो आगे बढ़ा है, ठीक है, इन सब से कर सकते हैं। बट एक्चुअली में तो उसका मास और जो उसकी डेंसिटी है उस पर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करेगा? डिपेंड करेगा, ठीक है, उसका मास और जो उसका डेंसिटी होगी उस पर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अब हम वही देख रहे हैं कि कैसे करेगा। अगर हमने क्या किया है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही कांस्टेंट रखा है, ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही क्या किया है? कांस्टेंट किया है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट किए हैं, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ डेंसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसके भी रूट के इनवर्स रिलेशन में होगा, अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट रिलेशन ही है, ये तो मतलब अगर हमसे पूछते हैं, जैसे अगर मान लो हमें ये कह दिया कि किसी ए सब्सटेंस के x मोल्स हैं, बी सब्सटेंस के y मोल्स हैं, तो r रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ a अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ y इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये तो डायरेक्ट रिलेशन में आएंगे। मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर हमने कहा कि कोई ए सब्सटेंस है उसके x मोल्स हैं, ठीक है, जो डिफ्यूज हो रहे हैं, और कोई सब्सटेंस बी है उसके y मोल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो इनका रेट कंपेयर करेंगे तो हम ये लिखेंगे रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। टाइम दोनों का अगर मान लो सेम है, ठीक है, क्या है, अगर टाइम सेम है तो टाइम दोनों का क्या है? सेम है, तो डी से डी कट जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इन सब पे तो क्या है, वो डायरेक्ट रिलेशन में ही है। बट हमें याद रखने वाली बात यह है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट करने पे रेट डेंसिटी के रूट के इनवर्स रिलेशन पे और मॉलिक्यूलर वेट के रूट के इनवर्स रिलेशन में आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को कांस्टेंट किया अगर हमने,
तो हमारे पास उस टाइम पे प्रेशर का भी रोल आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर अपॉन रूट डी के। डी यहाँ पे डेंसिटी है, यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी अपॉन रूट ऑफ डेंसिटी के। ठीक है, पी अपॉन रूट ऑफ डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जो रियल गैस है और आइडियल गैस है, अब उसके बीच में हम रिलेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कब हम रियल गैस को आइडियल गैस बना सकते हैं, कब आइडियल गैस को रियल गैस कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रियल गैस है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, आइडियल गैस है, कन्वर्जन देख रहे हैं। अब रियल गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि इसके अंदर क्या है, इंटरेक्शंस प्रेजेंट है, इंटरेक्शन क्या है इसके अंदर, प्रेजेंट है, जबकि आइडियल गैस के अंदर इंटरेक्शंस क्या है, हमारे पास एब्सेंट है। ठीक है, आइडियल गैस में क्या है, इंटरेक्शन एब्सेंट है। तो रियल गैस को अगर हमें आइडियल गैस बनाना है तो इसकी जो इंटरेक्शंस हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर, और प्रेशर को कम करेंगे। ठीक है, लो प्रेशर, यानी कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। जबकि अगर हमें आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें इस इंटरेक्शन को वापस लेके आना पड़ेगा, इसलिए टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, while ideal gas behave as real gas at low temperature and high pressure. Okay, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं रियल गैस के बारे में, आइडियल गैस, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, और मतलब आइडियल गैस रियल गैस में कन्वर्जन, रियल गैस का आइडियल गैस में कन्वर्जन हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रियल गैस। ठीक है, जैसे रियल गैस की अगर हम बात करें तो रियल गैस भी बिल्कुल मतलब जैसे हमने आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी PV=nRT, वैसी जो रियल गैस होती है उसके लिए भी एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, वैन डर वाल इक्वेशन। जो ये वैन डर वाल इक्वेशन होती है दैट इज P प्लस AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये रियल गैस के लिए इक्वेशन है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन से। इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है P इंटू V इज इक्वल टू nRT। nRT सेम है, सिर्फ प्रेशर में कुछ टर्म और वॉल्यूम में कुछ टर्म, प्रेशर में कुछ टर्म ऐड हो गई और वॉल्यूम में कुछ टर्म माइनस हो गई। इसे बोलते हैं हम प्रेशर करेक्शन और इसे बोलते हैं हम वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रेशर करेक्शन हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम करेक्शन। एक्चुअली हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो आइडियल गैस है उसमें हम उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, बट रियल गैस में जो वॉल्यूम होगा गैस का उसको हम कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे वॉल्यूम को उसका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे प्रेशर जो था, उनके बीच में इंटरेक्शंस जो थी वो सब निग्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से वहाँ पे नहीं लिया जाता ये टर्म, बट यहाँ पे टर्म लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाता है P प्लस AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ठीक, अब यहाँ पे जो A है, A और B दोनों क्या है, कांस्टेंट है। A और B दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं दोनों तरफ, और V जो है क्या है, वॉल्यूम है। ठीक, अगर हम देखें, हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं, अगर हम किसी चीज को किसी चीज में ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि जो प्रेशर है और उसकी यूनिट AN² अपॉन V² की यूनिट के बराबर होनी चाहिए। प्रेशर की यूनिट हमें पता है क्या होती है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इनटू ये V² इधर जाएगा, V की यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर का स्क्वायर, अपॉन ये N² नीचे आएगा, N यानी मोल्स, तो पर मोल स्क्वायर। किसकी यूनिट होगी, ये A की। ठीक है, यूनिट ऑफ A क्या होगी, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ऐसे ही हम B की यूनिट निकाल सकते हैं। B की यूनिट के लिए हमें वॉल्यूम की यूनिट को NB के कंपेयर करना पड़ेगा। वॉल्यूम की यूनिट कितनी होती है, लीटर, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो लीटर पर मोल इज द यूनिट ऑफ B। ठीक है, B जो है उसकी यूनिट क्या होगी, लीटर पर मोल। जो ये B होता है इसको हम को
को वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर इसे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कह सकते हैं। को वॉल्यूम है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो हमने मॉलिक्यूल का निग्लेक्ट, मतलब वॉल्यूम का कंपेयर, मतलब जो कंटेनर था उसके कंपेयर में जो वॉल्यूम था उसको माइनस कर रहा है हमने, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है जो हमने माइनस किया टोटल कंटेनर के वॉल्यूम में से, इसलिए इसको हमने क्या बोला, को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से बोला। इस बी की यूनिट कितनी है, लीटर पर मोल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब हम ए और बी को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि ए और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ए जो होती है ये हमें बताती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होते हैं उनको बताते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है यानी कि उनको बताएगी, ठीक है। डिनोट करते, रिप्रेजेंट करते, जो ये ए है, जो ए होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रिपल्शन के जो फोर्सेस हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। अगर ए की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो यानी कि उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस या रिपल्शन फोर्सेस जो भी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर फोर्सेस बेसिकली ज्यादा है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्सेस उसके अंदर क्या है, ज्यादा है। अगर ए की वैल्यू ज्यादा है, फोर्सेस ज्यादा है, तो इसका लिक्विफिकेशन, ठीक है, जो लिक्विफिकेशन हम करेंगे गैस का, जो लिक्विफिकेशन होगा गैस का वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लिक्विफिकेशन का मतलब है कि जो गैस है, गैस को कन्वर्ट करना लिक्विड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो जो लिक्विफिकेशन है गैस का वो भी क्या है, ज्यादा होगा। अगर लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा यानी कि ए ज्यादा होने से वो रियल गैस की तरह बिहेव ज्यादा करेगी, यानी कि मैक्सिमम डेविएशन शो करेगी। अगर ए ज्यादा है तो कोई भी गैस मैक्सिमम डेविएशन शो करेगी फ्रॉम द आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस से मैक्सिमम डेविएशन शो करेगी। ए जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ए सबसे ज्यादा होगा, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मॉलिक्यूलर वेट के। जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं NH3 और CO2। NH3 और CO2 में आपको पता ही है पोलैरिटी जो है NH3 की ज्यादा है, पोलर मॉलिक्यूल है NH3, जबकि CO2 नॉन पोलर है। तो NH3 और CO2 में से NH3 के लिए ए की वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू CO2 के, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी, NH3 के लिए ज्यादा होगी, यानी कि NH3 एज कम्पेयर टू CO2 ज्यादा डेविएशन शो करेगा आइडियल गैस से, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली ए की वैल्यू इनके लिए कितनी होती है, 0 होती है। अगर इनकी वैल्यू ए की इक्वल टू 0 है, लगभग ए इक्वल टू 0 है, तो हम इन्हें कहते हैं कि हम इसे आइडियल मान लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम इसे जनरल स्टेटमेंट मान लेते हैं कि ए जो है अगर वो 0 है तो उसके कंडीशन में इन दोनों को लिक्विफाई नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और हीलियम जो है उसका लिक्विफिकेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, लिक्विफिकेशन नॉट पॉसिबल। और इसके लिए जो ए की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल है। हाइड्रोजन हीलियम का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या मानते हैं, परमानेंट रियल गैस, यानी कि क्या हो गई, परमानेंट रियल गैसेस हो गई, क्योंकि इनका हम लिक्विफाई नहीं कर पा रहे तो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेंगी ये, तो ये क्या हो जाएंगी, परमानेंट रियल गैस हो जाएंगी, यानी कि रियल गैस जो होती है परमानेंट रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, उसके बाद क्या आता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है हमारे पास, ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इसको हम डिनोट करते हैं Z से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को किससे डिनोट करेंगे, Z से। ये जो Z होता है ये होता है हमारे पास V रियल अपॉन में V आइडियल, ठीक है। V रियल अपॉन में V आइडियल से इसको डिनोट करते हैं। Z इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल, ठीक है। V रियल अपॉन V आइडियल हो जाएगा Z की वैल्यू, ठीक। तो Z क्या हो गया, V रियल अपॉन V आइडियल। अब V रियल को हम क्या करेंगे, V रियल को हम V रियल ही रहने देंगे, ठीक है। इसको V कर दिया, और V आइडियल हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होती है आइडियल गैस के कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे आइडियल का, तो कितना आएगा, nRT अपॉन P, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो दैट इज nRT अपॉन P।
यानी z इज इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल या फिर पी वी अपॉन एन आर टी भी हम इसे कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आइडियल गैस में, तो आइडियल गैस के लिए जो ये z होता है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। अब आइडियल गैस है तो वो प्योरली आइडियल होगी, तो उसमें रियल का कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, रियल आइडियल की तरह ही बिहेव करे तो आइडियल आइडियल कट जाएगा तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो जब आइडियल गैस होती है तो उस केस में z की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ठीक है, आइडियल गैस की वैल्यू आइडियल गैस के केस में z की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों में बराबर है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों में क्या है इक्वल है। जितनी अट्रैक्शन लग रही है उतनी ही रिपल्शन लग रही है, जिसकी वजह से आइडियल गैस बन गई है z क्या हो गई 1। तभी तो हम कहते हैं उसमें इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस अगर है तो उसमें इंटरेक्शन क्यों होगी। आइडियल गैस में इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि रिपल्शन और अट्रैक्शन के फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं इस वजह से, इसलिए आइडियल गैस में z की वैल्यू 1 है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स क्या है, दोनों के बराबर है। अब z की वैल्यू 1 तो है, बट z की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। अगर z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो v रियल है वो ज्यादा है v आइडियल से। अगर v रियल ज्यादा है तो यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है, वो ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, अगर z की वैल्यू 1 से कम है तो यानी कि v रियल जो है वो v आइडियल से क्या है, कम है। अगर v रियल v आइडियल से कम है तो यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि z अगर 1 से ज्यादा है तो v रियल v आइडियल से क्या है ज्यादा, फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा। अगर z 1 से कम है तो v रियल कम है v आइडियल से और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, कम है। ठीक, अब हमारे पास दो केसेस आते हैं, एक आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना एक हाई प्रेशर पे और एक आता है लो प्रेशर पे निकालना। ठीक है, अगर हम बात करें एट हाई प्रेशर पे जब हम बात करते हैं तो जो हमारे पास इक्वेशन थी वन डेर वाल इक्वेशन P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल 1 कंसिडर कर लेते हैं, और जो ये हमारे पास होता है हाई प्रेशर पे हम जो प्रेशर करेक्शन है उसको निग्लेक्ट करेंगे। हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर जो ये आएगा उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस वाली टर्म को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे PV माइनस PNB इज इक्वल टू RT। नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे RT से। ठीक है, जब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे RT से तो PV अपॉन RT माइनस PB है यहाँ पे PB अपॉन RT इज इक्वल टू RT अपॉन RT, क्योंकि यहाँ पे हमने N1 ले लिया था इस वजह से यहाँ पे N नहीं आएगा, P इंटू B आएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब PV अपॉन RT मैंने यहाँ पे बताया ही था आपको कि PV अपॉन NRT N को 1 मोल कंसिडर किया है तो PV अपॉन RT क्या हो जाएगा हमारे पास Z के इक्वल हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि PV अपॉन RT क्या है हमारे पास Z के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1 RT अपॉन RT 1, और इस टर्म को इधर ले गए तो प्लस PB अपॉन RT, यानी कि जो Z की वैल्यू है हाई प्रेशर वो 1 से तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो यानी कि Z की वैल्यू 1 से क्या आएगी ज्यादा एट हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी कि जो V रियल है वो V आइडियल से क्या है ज्यादा है। अगर V रियल V आइडियल से ज्यादा है तो यानी कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, V रियल V आइडियल से ज्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किस पे, लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर। ठीक है, अगर प्रेशर लो है एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर कम है तो यानी कि वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे अगर प्रेशर कम है वॉल्यूम ज्यादा है तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम वाली टर्म जो है उसको निग्लेक्ट कर देंगे, वही P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT।
वही n को 1 मोल कंसीडर करना है, ठीक है, और इस टर्म को निग्लेक्ट करना है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इस टर्म को हम निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे PV प्लस A इंटू वी अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू RT। वापिस इस पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड करेंगे, दैट इज PV अपॉन RT प्लस ये एक V से V कट गया तो A बाई V और यहाँ पे RT से डिवाइड किया ही है, इज इक्वल टू RT अपॉन RT, ठीक है। PV अपॉन RT फिर से क्या हो गया, Z इज इक्वल टू RT बाई RT 1 और इधर जाएगा तो माइनस में आएगा A अपॉन वी RT। अब 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ऑब्वियस है Z क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो अगर Z 1 से कम है तो यानी कि V रियल V आइडियल से क्या है, कम है, ठीक है। यानी कि जो रिपल्शन फोर्सेस है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो क्या है, कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम हो जाएंगे। यानी कि लो प्रेशर पे जो Z है वो 1 से कम है और V रियल V आइडियल से कम है, जिससे फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, हम पढ़ेंगे क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ा जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिनोट करेंगे TC से, दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। TC से डिनोट किया जाएगा, दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर टेम्परेचर है जिस मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं, जिस टेम्परेचर पे हम उसको TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है। एक ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे हम एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, कैन बी लिक्विफाइड, या मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच अ गैस, मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे हम एक गैस को उतनी टेम्परेचर तक ही उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो हम उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। लिक्विफाई का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ शायद, लिक्विफाई का मतलब हो जाएगा दैट इज द गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर की हमें वैल्यू याद रखनी है, दैट इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB स्क्वेयर, 28A अपॉन 27 RB स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी 8A अपॉन 27 RB स्क्वेयर। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है तो इसलिए हमें इसको ऐसे का ऐसे याद रखना है, 8A अपॉन 27 RB स्क्वेयर। क्रिटिकल टेम्परेचर की तरह हमारे पास होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, दैट इज 3B वैल्यू इसकी होती है। ऐसे क्रिटिकल प्रेशर होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है A अपॉन 27B स्क्वेयर, ठीक है, A अपॉन 27B स्क्वेयर, ठीक है। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। एक टेम्परेचर होता है हमारे पास बोल्स टेम्परेचर। बोल्स टेम्परेचर इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बोल्स लॉ। बोल्स लॉ और बोल्स टेम्परेचर दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग है। बोल्स टेम्परेचर तो एक टेम्परेचर है जहां पे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, यानी टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, ठीक है। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, दैट इज द बोल्स टेम्परेचर, ठीक है। बोल्स टेम्परेचर जहां पे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, इसे डिनोट किया जाता है बाय T इन B, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो हम याद करेंगे दैट इज A अपॉन RB, ठीक है, A अपॉन RB। एक होता है हमारे पास इन्वर्जन टेम्परेचर, क्या होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं TI से, ठीक है। इन्वर्जन टेम्परेचर दैट इज TI। इसे हमें ये याद रखना है क्या होता है क्या नहीं, बस हमें इसकी वैल्यू याद रखनी है कि इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू 2A अपॉन RB होती है, यानी कि ट्वाइस ऑफ बोल्स टेम्परेचर, ठीक है। अब हमने 3 टेम्परेचर पढ़े, क्रिटिकल टेम्परेचर, बोल्स टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर। अब हम इसके अंदर इसको अरेंज करेंगे, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी, बट हम इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज द इन्वर्जन टेम्परेचर, उससे कम बोल्स टेम्परेचर, उससे कम हमारे पास है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इस तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर, बोल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, इस तरह से हमने इसको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज कर लिया। बस इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था, जो बिहेवियर ऑफ गैसेस चैप्टर है 11th का केमिस्ट्री का,
उसमें इतना ही था जो हमने सारा कवर कर लिया। अब हम अगले वीडियो में इसका मतलब क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स की वीडियो होगी अगली वीडियो, तो वो आप जरूर देखें, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल की, नीट में किस तरह के न्यूमेरिकल चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, पूरे चैप्टर में कहीं कोई डाउट है या फिर न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जिसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और आप प्लीज इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।